तो एक औरत की इज्जत, एक हिंदुस्तानी औरत की इज्जत, ये दाई अरे मैं समझ गया, लेकिन ये ना हिंदुस्तानी औरत का दुपट्टा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पहुंचे हैं सिरसा जिले के रानी हल्के के बणी गांव में, और हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच नैना जौहर जी। आपने पिछले बीते दिनों वो वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें सीएम जनसंवाद कर रहे थे, और वहाँ महिला सरपंच ने अपना दुपट्टा तक फेंकने की नौबत आ गई थी। तो क्या था वो पूरा प्रकरण, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले जी आप एक बार थोड़ा सा बताएंगे, पहले भी मतलब बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछ ली होगी, तो हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा बताइए वो क्या प्रकरण था कि आपने वो दुपट्टा तक फेंकना पड़ गया था। वो तो जैसे मैं सारे इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि मेरे पति पे हमला हुआ था सार्वजनिक जगह पे, स्टेडियम में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान, और अभी तक लगभग 4.5 महीने हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई मतलब न्याय नहीं हुआ। प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, पता नहीं किसके दबाव में काम कर रहा है, लेकिन हमारे साथ अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेके मैं मुख्यमंत्री जी को गुहार लगा रही थी कि आप सुनिए प्लीज़, एक मेरी बात सुनिए। तो मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं, ये तो राजनीति कर रही है। तो तब मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब ये बहुत से ये भी कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड था। आप ये कह रहे हैं कि आपने सीधी शुरुआत ये कहा कि मैं कोई और जानकार हो सकता है रंजीत का, लेकिन हम रंजीत के रिश्तेदार हैं। इस स्क्रिप्टेड प्लान को, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई स्क्रिप्टेड नहीं था जी। मैं तो अपनी 10 मांगे लिख के लेके गई थी। हमारा गांव बॉर्डर पे है, 60 किलोमीटर दूर है जिले से। गर्ल्स कॉलेज भी चाहिए, या पीएससी को सीएससी में भी कन्वर्ट करवाना है, क्योंकि हमारे गांव के ऊपर 10-12 छोटे गांव हैं जो डिपेंड है, जो मतलब रोजमर्रा की ज़रूरत का सामान खरीदने यहाँ आते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ आते हैं, और लड़कियां भी पढ़ने के लिए यहाँ आती है। 12th तक का स्कूल जरूर है जी, पर उसमें स्टाफ ही नहीं है। 26 लोग चाहिए, 26 जनों का स्टाफ चाहिए, जिसमें 10 ही स्टाफ है और 16 पोस्टें खाली पड़ी हैं। फिर बच्चों को टीचर्स हमें बार बार कहते हैं कि सरपंच साहब कुछ करो, हम रिजल्ट कैसे देंगे। बच्चों का रिजल्ट प्रभावित होता है, पढ़ाई प्रभावित होती है। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब कौन नहीं करवाने दे रहा है ये काम? या मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हो तो हर प्रोग्राम में, तो इतना भेदभाव क्यों? आपको विकास दिख रहा है? 10 सालों में दिखा है कहीं विकास? वो तो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। कहीं आपको विकास दिखा है पूरे इंडिया में? कहीं कुछ विकास हुआ हो? इन्होंने तो आने से पहले कहा था ना कि डीजल इतना कर देंगे, पेट्रोल ये कर देंगे, और सिलेंडर इतना कर देंगे। क्या हुआ है फिर? आप खुद ही देख रहे हो। अब साथ के साथ ये बात भी, आप खुद एक महिला हो जी, और हमारे महिला पहलवान भी इसी बात को लेकर अपने न्याय के लिए जंतर मंतर पे लगभग 2 महीने तक धरने पर बैठे थे, वहाँ आप भी गए थे। उसके बारे में आप क्या विचार रखना चाहोगे? मैं तो बार बार यही कहना चाहूंगी कि इससे देश की छवि खराब हो रही है। आगे कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को ट्रेनिंग के लिए या खेल कूद के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे अगर ऐसी घटना होती रही। और इस घटना से कसूरवार को अगर दोषी को अगर सजा नहीं मिली, तो ये कोई आगे खिलाड़ी तैयार ही नहीं होगा। देखो, अपना देश है जो आबादी में चीन को पछाड़ चुका है, लेकिन मेडल कितने आते हैं? सबसे कम मेडल आते हैं अपने को। वो 3-4 मेडल में हम इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि खामी सरकार की है, क्योंकि इनमें शुरू में उनको सुविधा ही नहीं दी जाती। वो अपने लेवल पर ही आगे बढ़ते हैं, फिर वो नेशनल या स्टेट लेवल पे कुछ खेलते हैं, चमकते हैं, तब सरकार कुछ करना शुरू करती है उनके लिए। उससे पहले तो वो अपने मेहनत पे, अपने दम खम के, अपने पैसे से ही कुछ करते हैं बेचारे। फिर जब लड़कियों के, नाबालिग लड़कियों के साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा, तो कौन माँ बाप अपनी बेटियों को भेजेगा? कौन कैंप में भेजेगा? कौन ट्रेनिंग के लिए भेजेगा? अब दूसरी साइड से ये भी तो आरोप उन पे लगा रहे हैं कि ये तो 1 महीने 2 महीने पहले आरोप लगाए, 3 महीने पहले, उससे पहले क्यों नहीं बोले? हिचक हो सकती है, डर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, 1000 बातें हो सकती हैं। नहीं बोले, अब बोले अब न्याय दे दो। अब आपने दे दिया। पहले बात का क्या होता है? पहले बोले तो और बाद में बोले तो, अब बोल गए ना, अब न्याय दे दो। तो आपको मतलब उम्मीद है कि कुछ उनको न्याय मिलेगा, या फिर केंद्र सरकार या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते रहते हैं, उनका असर कुछ करेंगे इसमें? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि अगर मीडिया साथ है, मीडिया में बहुत ताकत है, सोशल मीडिया में, और हर अगर जनता साथ है, खिलाड़ियों के साथ है,
हर वर्ग साथ है, तो फिर तो सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार कम से कम इसलिए झुक जाएगी क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, वो वोटों के लिए झुक जाएगी, क्योंकि वो न्याय नहीं देगी लेकिन मामले को दबाने की कोशिश तो जरूर करेगी ना, कि इलेक्शन से पहले ये कुछ कुछ तरह ये सॉल्यूशन हो जाए इस मुद्दे का। अब ये भी चर्चाएं आपके लिए चल रही हैं कि सरपंच तक नहीं, ये तो अब आगे रानिया विधानसभा से ही एमएलए लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इस पे क्या कहोगे आप? वो तो टाइम बताएगा। अभी उन्होंने कौन सी गतिविधि में शामिल होते देख लिया? अभी तो अगर मैं किसान को शहीद होता है उसके पक्ष में बोलती हूँ तो ये क्या गलत है? एक सरपंच होने के नाते हक है। किसान जो है वो अन्नदाता है। भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर टिकी हुई है। एक अन्नदाता, जब आप ही कहते हो कि नई नई फसलें ट्राई करो, इससे मतलब जमीन उपजाऊ बनेगी, आमदनी का जरिया बढ़ेगा, पुरानी फसल पद्धति अब छोड़ो, नई फसल पद्धति अपनाओ, अब तो वर्षों से जो आपके बुजुर्ग करते आ रहे हैं वही आप करते आ रहे हो, तो अब नए ट्राई करते हैं, एमएसपी मांग लिया, तो फिर क्या गुनाह कर दिया आप? लाठीचार्ज करके एक किसान को शहीद कर दिया, तो इस मुद्दे पे बोलना और कहाँ ये स्टंट हो गया? अब किसान की बेटी हूँ, किसान के पक्ष में तो बोलूंगी। अभी पिछले दिनों शाहबाद कुरुक्षेत्र में भी किसानों पे लाठीचार्ज की, उनको अरेस्ट किया गया था, और उससे पहले भी बहुत मतलब 1 साल 1.5 साल तक किसान धरने पर बैठे, तो मतलब हर वर्ग ही परेशान लग रहा है। हर वर्ग परेशान है। सबसे पहले तो इन्होंने देश में वो अंग्रेजों वाला रूल फॉलो कर रखा है कि फूट डालो राज करो, बस और कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि महंगाई काबू में आ नहीं रही है। महंगाई दर बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, रुपया है वो गिरता ही जा रहा है, कुछ काबू में नहीं आ रहा, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, युवा जो सड़कों पे भटक रहे हैं बेरोजगार। तो ये कहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा दो इनको, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा दो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कि कैसे बनाओगे? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे ही हैं, कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? आज आप मुसलमानों को निकालोगे, कल फिर आप सिखों को निकालोगे, फिर आप ईसाइयों को निकालोगे, फिर हिंदू राष्ट्र तो ऐसे बनेगा? ऐसे तो नहीं बनेगा। आप किस किस को निकालोगे? यहाँ तो विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। अब बात हम एक सरपंच से के मुद्दा है, उसके बारे में भी आपसे थोड़ा पूछना चाहेंगे। अभी हाल फिलहाल मुख्यमंत्री साहब ने बयान दिया था कि जो सरपंच अपने खजाने में पैसे है उनको नहीं लगाएंगे तो हम दूसरों को विड्रॉ करके दूसरों को भेज देंगे, इस प्रतिक्रिया के बारे में आप क्या कहोगे? अब हमारे खाते में 43 लाख रुपए हैं, लेकिन कोई ठेका ही नहीं लेना चाहता, ठेकेदार आते ही नहीं है, मुकर जाते हैं। अब क्या करेगा सरपंच? वो किसके दबाव में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसकी रंजिश है, ये बताओ। अब काम तो ठेके पे ही देंगे ना, कोई सड़क होगी उसका, वो सड़क बनवाने के लिए, लेकिन ठेकेदार 2-4 दिन हाँ 43 लाख पड़े जरूर है हमारे खाते में, लेकिन कोई ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है। अब बताओ ये रंजिश? अब दे दो भाई, किसी और को दे दो, कोई और काम कर लेगा, ठीक है, कोई तो करेगा ना, गांव का विकास हो जाए, अच्छी बात है। सरपंचों को तो आप करने नहीं देते हो, इनको तो आपने वैसे बना दिया। पहली बात तो ये सरकार चुनाव करवाने ही नहीं चाहती थी, 3 साल से इन्होंने लटका रखा था, वो बड़ी मुश्किल से चुनाव हुए हैं, तो अब सरपंचों के साथ इन्होंने ऐसा कर दिया कि इनकी हालत ही ऐसी कर दी है कि सरपंचों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। आगे भी सरपंच बनते आए हैं, आगे और सरकारें थी, आपकी सरकार में भी पिछले 5 साल सरपंच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार क्यों, क्या कर रहे हो आप? ये क्या ड्रामा कर रखा है आपने? ये ई टेंडरिंग का यही मामला ज्यादा गरमाया हुआ है, तो ये क्या विवाद चल रहा है कि 2 लाख तक का सरपंच करेगा, उससे ऊपर कोई मतलब इसकी छूट नहीं है? 2 लाख में क्या होता है आप बताओ? 2 लाख में एक नाली तक नहीं बनती। चलो आप करवाओ, आप कुछ करवाओ, विकास तो करवाओ ना। हमारे गांव में 43 लाख का एक पड़ा है, एक मतलब वो ग्रांट आई पड़ी, फंड पड़ा, एक 88 लाख की ग्रांट आई है वो सड़क बनवाने के लिए, लेकिन उसके लिए ठेकेदार भेजो। मैं आज मीडिया के तरफ से अपील करना चाहती हूँ, मीडिया के थ्रू अपील करना चाहती हूँ कि हमारे गांव में एक 88 लाख की सड़क मंजूर हुई पड़ी है और एक 43 लाख की ग्रांट आई पड़ी है, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं आता है। वो किसकी रंजिश है, किसके दबाव में है, मुझे नहीं पता। कोई ठेकेदार नहीं आता, सरकार का नुमाइंदा आके वो काम करवा दे, हमें कोई एक पैसे की जरूरत नहीं है। तो आप मानते हो ये किसी न किसी के दबाव में नहीं हो रहा है काम पूरा? हाँ, ये किसी के दबाव में नहीं आ रहा। ठेकेदार क्यों मुँह कर रहे हैं मुझे नहीं पता, नहीं तो ठेकेदार क्यों मुँह करेंगे? सब जगह ठेकेदार ही काम करते हैं ना, तो हमारे गांव में क्यों मुँह कर रहे हैं? सारे गांव में नरेगा योजना शुरू हो गई, 7 महीने हो गए, हमारे गांव में नरेगा योजना नहीं है। हमारे साथ क्या रंजिश है, किस वजह से रंजिश है, मैं तो ये समझ में नहीं आता। हमने किसी का क्या बुरा किया, क्या बिगाड़ा है हमने किसी का? तो मुख्यमंत्री साहब से क्या अपील करना चाहोगे कि आप अपने मतलब गांव के विकास के लिए
क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहूंगी कि अपने नुमाइंदों से बोलो कि रंजिश को खत्म करें। आपको भी वोट चाहिए होंगे सीएम साहब, 6 महीने बाद, साल बाद, वो गाँव से ही आएंगे। गाँव का विकास करो, क्योंकि हिंदुस्तान गाँव में बसता है। ये कि आप ग्रांट दे दी फिर आगे आप किसी को ठेका नहीं लेने देते हो, ये आपका कोई नुमाइंदा या कुछ प्रशासन कोई भी दबाव में है, लेकिन प्रशासन दबाव में है तो आप किसी भी तरह करवाओ। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो ये काम रुके पड़े हैं मेरे गांव के, वो काम होने चाहिए। फिर या तो ये अपनी ग्रांट वापस ले लो। तो आप क्या मुख्यमंत्री की या इनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हो? बिल्कुल नहीं। क्यों जी? मतलब क्या कसूर नजर आ रहा है इसमें? कसूर तो साफ ही है जी, जब सब कुछ मतलब अफसर शाही तो हावी है ही नहीं, नेताशाही हावी हो रही है और सब प्रशासन दबाव में है, किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। सरेआम अब हमारे गांव में सरेआम छोटी सी बात पे मर्डर हो गया है, तो अब गांव में खून खराबा भी शुरू हो गया है। तो मैं कैसे सही ठहरा सकती हूँ? अब सब यही, अब गांव गांव में यही नीति फैल गई है कि फूट डालो राज करो, जातिवाद फैला रहे हैं। तो ये मैं कैसे सही ठहरा दूं जातिवाद फैलाना? इसी गांव में यही लोग रहते थे, इतनी जातियां रहती थी, मिलजुल के रहते थे, पहले तो झगड़ा नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? तो अंत में आप सरकार से या फिर दर्शकों से या पूरे हरियाणा से एक तरह से क्या अपील करना चाहोगे? मैं यही अपील करना चाहूंगी कि आपस में पहली बात है तो कोई लड़ाई तो लड़ो मत, अपने विवेक से काम लो। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आप दूसरों के इशारों पे मत चलो, अपने दिमाग से काम करो। क्योंकि इनको तो ये तो वोट के लिए कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हमें एक जगह रहना है। आप शहर में भी रहते हो तो एक मोहल्ले में रहना है, अगर गांव में भी रहते हो तो एक गांव में रहना है। सबसे पहले एक कहावत है कि रिश्तेदार बाद में काम आते हैं, पहले पड़ोसी काम आता है, चाहे वो किसी भी धर्म का। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ नैना जौहर जी, सरपंच बणी गांव से। तो इन्होंने अपने विचार रखे, बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री के उस कार्यक्रम में जो हुआ उसके पीछे की क्या वजह रही है, क्यों सरकार गांव के विकास में रोड़ा अटका रही है। तमाम बातें हमने इनके साथ की। तो बने रहिए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।